हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे गुप्त काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 19 है और गुप्त काल का पार्ट 3 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां भी भारतीय इतिहास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वहां गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो देखो, इनको बोला जाता था दोस्तों रूपक। क्या कहते थे इसको? रूपक कहा जाता था इन चांदी के सिक्कों को जिन्हें गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूची दी गई है। यहाँ कुछ नाम दिए हैं इंपॉर्टेंट और उनके बताया गया है कि वे क्या थे। चिकित्सक थे कि नाटककार थे कि खगोल विज्ञान थे, गणित, किस विषय से वे संबंधित थे। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, ए पर है विशाख दत्त। विशाख दत्त, इनका संबंध है नाटक से। ठीक है, विशाख दत्त का संबंध है नाटक से। फिर है बारहा मीर, इनका संबंध है खगोल विज्ञान से। इसके बाद है चरक। चरक का संबंध है चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है चरक। फिर अगला नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का संबंध है गणित से। किससे? गणित से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। किसकी? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? राइट आंसर है इसका गुप्त युग को। किसको? गुप्त युग से संबंधित है दोस्तों दशमलव प्रणाली का आविष्कार। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? निम्नलिखित किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति पर अंकित करवाया है? राइट आंसर है इसका समुद्रगुप्त। क्या है दोस्तों सही आंसर? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतमे कमे का संबंध है, यानी कि ये पूछ रहा है ये बुक किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामगुप्त। रामगुप्त पहला शासक था, गुप्त शासक, जिसने तांबा का सिक्का जारी किया। देखिए, यहाँ पर सुम्मिलित करना है, शासक दिए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख दिए हैं। ठीक है, वीडियो को आप पढ़िए,
रुक कर पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए और उसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही सुमिलित है, बस आपको याद करना है। देखिए शासक है समुद्रगुप्त, इनसे संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है कौन सा अभिलेख? मेहरौली लौह स्तंभ लेख। फिर है स्कंदगुप्त, इनका संबंध है भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख से। फिर है बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त का संबंध है पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से। देखिए सुमिलित करना है, मुद्रा के प्रकार दिए हैं और शासक दिए हैं, किस शासक का संबंध किस मुद्रा के प्रकार से है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही सुमिलित हैं दोस्तों, तो बस आपको याद रखना है। देखिए मुद्रा का प्रकार है कुमार देवी प्रकार, इसका संबंध है चंद्रगुप्त फर्स्ट से। बीड़ा वादन प्रकार, मुद्रा का प्रकार है बीड़ा वादन प्रकार, इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। इसके बाद है चक्र विक्रम प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार मुद्रा का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। फिर है कार्तिकेय प्रकार, मुद्रा का प्रकार है कार्तिकेय प्रकार, इसका संबंध है कुमारगुप्त फर्स्ट से। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से सुमिलित करना है, शासक दिए हैं, उनकी उपाधियां दी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पहले से सुमिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए शासक है चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसकी उपाधि थी महाराजा महाधीराज की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाधीराज। कौन सी? महाधीराज। अगला है समुद्रगुप्त, इनकी उपाधि है अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम ये उपाधि है समुद्रगुप्त की। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि है परम भागवत, इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। फिर है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने उपाधि धारण की थी सक्रोपम की। किसकी? सक्रोपम। देखिए यहाँ पर शासक हैं और इनकी पत्नियों का नाम दिया गया है, सूची है ये। वीडियो को आप रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लगाइए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि पहले से सुमिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम था कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी। इसके बाद है शासक रामगुप्त, इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। फिर है समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। फिर है रुद्रसेन सेकंड, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है सर्व राजोच्छेता, यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। सूची फर्स्ट और सेकंड देखिए, पहला है यहाँ पर रचनाकार, फिर इनकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। पहला है रचनाकार, इनकी रचनाएं दी गई हैं, इसको आप जोड़िए, वीडियो को रोक कर जोड़िए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखिए ये ऑप्शन है इसके, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि पहले ही सुमिलित है, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए रचनाकार है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, इनकी रचना है आर्यभट्टी है। क्या है? रचना आर्यभट्टी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले से ही सुमिलित है ये, बस आपको याद रखना है। धनवंतरी है रचनाकार, इनकी रचना का नाम है नवीनतमे, नवीनतमकमे। फिर है ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। फिर है बारहा मीर, इनकी रचना का नाम है पंच सिद्धांत का, पंच सिद्धांत का। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। देखिए यहाँ पर प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और उनके प्रशासक के नाम दिए गए हैं, ठीक है, किसको क्या बोला जाता था। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही सुमिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए प्रशासकीय विभाजन, यह है भुक्ति, जिसको प्रांत कहा जाता था, इसका प्रशासक कहलाता था उपरिक। क्या? उपरिक। इसके बाद है विषय, यानी कि जिला,
इसका प्रशासक को कहते थे विषयपति। नगर के प्रशासक को कहते थे नगरपति और ग्राम के प्रशासक को कहते थे ग्रामिक। क्या कहते थे? ग्रामिक। देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में कौन सुम्मिलित नहीं है, कह रहा है कौन सुम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं है क्या ये। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है युद्ध व शांति का मंत्री, तो इसको क्या कहा जाता था? महासंधि बृगहिक। ठीक है, इस प्रकार से ये बताया गया है। तो यहाँ कह रहा है कौन सुम्मिलित नहीं है। तो आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सुम्मिलित नहीं है दोस्तों। महाशपति गज सेना का अध्यक्ष, ये सुम्मिलित नहीं है, लेकिन बाकी की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महासंधि विग्रहिक ये होता था युद्ध व शांति का मंत्री। इसके बाद है महादंड नायक, ये होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। फिर है विनय स्थिति स्थापक, ये होता था धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। यहाँ पर सूची दी गई है क्षेत्रों की भूमियां हैं, कौन सी भूमि किससे संबंधित है, किस योग्य है ये भूमि। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से सुम्मिलित है। तो पढ़ते हैं। देखिए पहला है क्षेत्र भूमि, इसका संबंध है कृषि योग्य भूमि से। फिर है वास्तु भूमि, वास्तु भूमि का संबंध है निवास योग्य भूमि से। फिर है अपृहत भूमि, अपृहत भूमि का संबंध है जंगली भूमि से। फिर है खिल भूमि, इसका संबंध है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि से। देखिए यहाँ पर आपको लगाना है आंसर कि कौन सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सुम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 84 में। पढ़िए और इसका सही आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति से सुम्मिलित नहीं होता है ये, लेकिन बाकी के याद रखिएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध रवि कृति से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुम्मिलित नहीं है, कौन सही सुम्मिलित नहीं है। वीडियो को आप रोकिए और इसको पढ़िए, सही से आंसर लगाइए इसका। फिलहाल इसका सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मेघदूतम व्रतहरि ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। जैसे कि विशाख दत्त का संबंध है मुद्रा राक्षस से, क्या है ये पुस्तक है एक तरह से। नीति सार का संबंध है कामानंद से। अष्टांग हृदय का संबंध है बाघभट्ट से। देखिए सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। नाम दिए गए हैं, जैसे कि कुलिक है, इसका संबंध किससे है? लेखक से, शिल्पीकार से है या व्यापारी से। इस प्रकार से ये बताया गया है गुप्त काल में किसको क्या बोला जाता था। ठीक है, वीडियो को रोकिए, इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ये पहले से सुम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए श्रेष्ठी, गुप्त काल में श्रेष्ठी का संबंध होता था साहूकार से। क्या है श्रेष्ठी? साहूकार। सार्थवाह का संबंध है व्यापारी से। कुलिक का संबंध है शिल्पी अथवा कारीगर से। फिर है कायस्थ का संबंध है लेखक से। मिहिर कुल का संबंध था। सही आंसर है ऑप्शन बी, हूण से। किसे? हूण से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो दोस्तों ये थे आपके मौखरी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थिर लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्वेश्चन CDS में पूछा गया है ये। राइट आंसर है उसकी जंग रोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थिर लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।